हेलो दोस्तों, आज हम यूपीपीसीएस के जो प्रारंभिक परीक्षा 2018 वर्ष में हुई थी, उसका जो प्रथम प्रश्न है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वाजसनेयी। वाजसनेयी के बारे में, यजुर्वेद के बारे में बात कर लेते हैं। यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं। नंबर एक शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता को वाजसनेयी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद में है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद पद और गद दोनों में है। नंबर दो क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न दो कथन दिए गए हैं, जिनमें जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कथन कारण दो कहा गया है। कथन एक, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। नंबर आर दूसरा, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो इसमें से कौन सा सही होगा? इसमें से दोनों सही होगी, क्योंकि देखिए इसमें बात करते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत पर तुर्कों का आक्रमण सफल हुआ, जिसके फलस्वरूप भारत में इस्लामी राज्य स्थापित हुआ। भारत भूमि में अंदर तक प्रवेश पाने का प्रथम श्रेय गजनवी वंश के सुल्तान महमूद को प्राप्त हुआ, जबकि भारत में राज्य स्थापित करने का श्रेय सनसबनी वंश के मोहम्मद गौरी को प्राप्त हुआ। अतः स्पष्ट है, कथन जो है सत्य है। भारत में राजनीतिक एकता का अभाव और उत्तरी भारत में एक भी शक्तिशाली और विस्तृत साम्राज्य का न होना तुर्कों के विरुद्ध असफलता का कारण था। डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव के अनुसार राजनीतिक एकता का अभाव, सामाजिक विभेद, ब्राह्मण का उत्थान, राजनीतिक पतन और भारतीयों की तुलना में तुर्कों की रणनीति, सैनिक संगठन, साधन आदि की दृष्टि से श्रेष्ठ होना तुर्की सफलता के कारण है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सत्य हैं, तथा अन्य का जो कारण कथन सत्य की सही व्याख्या है। नंबर दो तीन पे आते हैं क्वेश्चन। निम्न मंदिरों का काल क्रम अनुसार में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए नंबर एक दिया गया है बृहदीश्वर, दूसरा है गंगकोट चोलपुरम मंदिर, तीसरा है महाबलीपुरम तटीय मंदिर, और सप्त पैगोडा। जो आपका सप्त पैगोडा है ये 640 से लेकर 674 तक। महाबलीपुरम या जो है लगभग 674 से लेकर 800 तक। बृहदीश्वर नंबर एक पे आते हैं। ये राजराज प्रथम के द्वारा बनाया गया था, जो लगभग 10वीं या 11वीं, हाँ 10वीं शताब्दी के लगभग था। दूसरा गंगकोटपुरम, ये राजेंद्र प्रथम के समय में राजराज प्रथम का जो बेटा था। फिर नंबर 4 पे आते हैं। हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? इसमें खारवेल उदयगिरी की पहाड़ी में हाथी गुफा के शासक खारवेल का एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ। यह खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद 13 वर्ष के शासनकाल को घटना का क्रमबद्ध विवरण हुआ है। अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। नंबर 5 पे जाते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के परिणाम मिलते हैं? मध्य पाषाण काल में से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरा स्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा है में स्थित बागोर से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं। इसमें है सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता, मतलब सही उत्तर का चयन कीजिए। नंबर एक आ जाता है धनंजय। इसमें है सूची 1 में दिया गया दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके राज्य। जो धनंजय थे, धनंजय, नीलराज, उग्रसेन, विष्णुगोपा। जो धनंजय यहाँ पे आते हैं। धनंजय जो है
कुशतलपुर में हुए थे। और नीलराज और मुक्त उग्रसेन पालका और विष्णुगोपा ये काचिन का राज्य था। नंबर 7 पे आते हैं। निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? कालीबंगा, लोथल, आलमगीर, हुलास। देखिए, कालीबंगा और लोथल ये गुजरात में है। आलमगीर जो है ये आपका, आलमगीर जो है मेरठ में है। हुलास जो है ये सहारनपुर में है, स्थित है। अतः इसका अभिष्ट ये आपका डी नंबर सही होगा, 3 और 4। लिखा है निम्नलिखित कौन संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? सी और डी, नाना देशी और मणिग्राम। इसके बारे में जान लेते हैं। श्रेणी एक प्रकार का के व्यवसाय करने वाले लोगों की समिति होती थी। नगरम व्यापारियों के स्थानीय स्थानीय संगठनों को कहा जाता था। इस प्रकार संगठन कांची तथा ये मल्लपुरम में विद्यमान थे। लेखों से हमें विभिन्न व्यापारिक संघों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ये व्यापारी संघ मणि ग्रामम, नाना देशी, है ना, नाना देशिस, आप इसको याद रखिएगा। नाना देशिस, बालेंग, बलजीयर, इदंगे आदि। उत्तर प्रदेश लोक सेवा ने इस प्रश्न का जो है दोनों माना है। मतलब यहाँ पे आप ये नाना देशी हो, मणिग्राम दोनों। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख में मिलती है? पुष्यमित्र पुष्यमित्र द्वारा जो अश्वमेध यज्ञ किया गया था उसकी जानकारी जो है आपको अयोध्या लेख में मिलती है। जो पुष्यमित्र शुंग, इसका सी नंबर होगा। इसके बारे में जान लेते हैं। पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ का सेनापति था। इसने 184 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। अयोध्या लेख से ज्ञात होता है कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। नंबर 10 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित मध्यकालीन भारत के बारे में, निम्नलिखित युगों में कौन सही सुमेलित नहीं है? अदीना मस्जिद, लाल दरवाजा, दाखिल दरवाजा, 3 दरवाजा। इसमें आपका आंसर हो जाएगा अदीना। ये जो अदीना पड़ता है ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये पंडुआ पंडुआ मांडू नहीं, पंडुआ। जो दरवाज़ा मस्जिद है वो जौनपुर में है। और दाखिल दरवाज़ा गौड़ में है। 3 दरवाज़ा अहमदाबाद में। पश्चिम बंगाल में पंडुआ स्थित अदीना मस्जिद, जिसने जो मतलब जिसका उपनाम जामा मस्जिद है, एक प्रसिद्ध भगना वो शेष है जिसे 1360 में के आसपास बंगाल के शासक सिकंदर शाह, जो 1358 से 90 के बीच शासनकाल था जिनका, ने निर्मित किया गया था। इस मस्जिद में 400 गुंबद है तथा एक वर्गाकार कक्ष में सिकंदर शाह की कब्र है। इस मस्जिद में हिंदू वास्तुकला का प्रभाव स्पष्टता दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि इसके कई भाग पुराने हिंदू मंदिर एवं महलों के अवशेष हैं। नंबर 11 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित युग में कौन सा सुमेलित नहीं है? ध्रुवदास, नाभादास, रसखान, उस्मान। इसमें रसखान की जो है रसिक प्रिया नहीं, तो रसखान की अलग है। रामचंद्रिका कवि प्रिया, इसमें आपका सी नंबर गलत, सुमेलित नहीं है। ध्रुवदास जो है भगत नामावली के द्वारा लिखा गया है। नाभादास भक्तमाल के द्वारा। रसखान के द्वारा रसिक प्रिया नहीं लिखा गया। रसिक प्रिया इसमें आप देखते हैं अशोक आचार्य केशोदास की प्रसिद्ध रचना है। केशोदास की अन्य प्रमुख रहे रामचंद्रिका, कवि प्रिया, उस्मान के द्वारा चित्रावली लिखी जाती है। आगे चलते हैं 12 नंबर। इसमें 6 नंबर तो हो गया। निम्न
नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे का करण आर है ना। मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों को फारसी अनुवाद किया गया। आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाएं, जिन्हें सभा कहा जाता, के शौकीन थे। इसमें दोनों का अलग अलग है, क्योंकि संस्कृत भाषा फारसी में अलग किया गया, उनका अलग है ना। बी नंबर है। एक बार आप इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मध्यकाल में संगीत पर मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। इन संस्कृत की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद शासकों के रुचि के कारण संभव हुआ। महमूद गजनवी है ना, अनेक पुस्तकों को अपने साथ गजनी ले गया। फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी ने विशेष रूप से संस्कृत में लिखी विभिन्न क्षेत्रों की पुस्तक का फारसी में अनुवाद करा है। कौन कौन सा? फिरोज तुगलक और सिकंदर लोदी अनुवाद करा है। बाद में मुगल बादशाह ने भी संस्कृत में लिखी विभिन्न पुस्तकों का फारसी में अनुवाद कराया। अतः स्पष्ट है कि कथन सत्य है। सभा संगीत गोष्ठी होती थी, मतलब सभा का अर्थ होता था जो संगीत के लिए एक तरह से लोगों को इकट्ठा किया जाए। चिश्ती संत संगीत के समर्थक थे तथा संगीत को ईश्वर तक पहुंचाने का माध्यम मानते थे। अतः स्पष्ट है, कारण सत्य है। इस प्रकार कथन दोनों ही सत्य हैं, सही है, परंतु कथन का सही व्याख्या नहीं है। जो सूफी लोग होते हैं, आपको बता देते हैं, जो सूफी लोग होते थे ये संगीत के माध्यम से ईश्वर को पूजते थे। जैसे मस्जिद में क्या है, अजान वगैरह करते हैं, और मंदिर में क्या है, वहाँ पे मंदिर में आप पाएंगे जो मथुरा के मंदिर हैं, जो कृष्ण भक्ति शाखा है, वो लोग बहुत ही मतलब नाचते गाते हैं, इस तरह नृत्य के सामने गा करके भगवान को खुश करते हैं। और वहीं राम भगवान को अगर बात की जाए, वो लोग थोड़ा सा मर्यादा इसलिए बोला जाता है, उनका जो है कोई नाचता गाता नहीं, उनको पूजा की जाती है। तो ये आपका डिफरेंस होता है। नंबर 13 पे आ जाते हैं। मध्यकाल के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। जो ये चकला होता था, सूबा और परगना के बीच क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं थे। सी नंबर आपका सही है। मुगल काल के प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से प्रत्येक प्रांत को अनेक सरकारों अथवा जिलों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक सरकार अनेक परगनों में विभाजित था। प्रत्येक परगने के अंतर्गत अनेक गांव होते थे। शाहजहां के काल में कुछ परगनों को एक में मिलाकर एक नई इकाई, जिन्हें चकला का संगठन किया। किसके काल में? आप याद रखिएगा, शाहजहां के काल में। नंबर अब आते हैं 14 पे। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? ये याद रखिएगा, चौथ। अ, चौथ उन प्रांतों से लिया जाता था जिन्हें मुगलई कहा जाता था। मुगलई मतलब अर्थात वो पहले ना कहीं कभी मुगल में शासक में रहे। इस कर के बदले में पड़ोसी राज्यों को मराठों के आक्रमण तथा लूटपाट से बचने का अवशासन अवशासन प्राप्त होता था। फिर 15 नंबर पे आते हैं। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया? ये इंपॉर्टेंट, महाअंगा है ना। ये इनके बारे में जान लेते हैं। दिल्ली के पुराना किला के सामने खैरुल मस्जिद नामक मदरसा का निर्माण महामंगा अंगा ने करवाया था। खैरुल मस्जिद मदरसा था जो शिक्षा के लिए, ये पहली महिला थी मुगल काल की जो शिक्षा मतलब देती थी। ये जब 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 इनके बारे में विस्तार से आगे पढ़ते हैं। और नंबर ये नेक्स्ट 16 नंबर पे जाते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमलित है? जैसे देवगिरी शंकरदेव, वारंगल रामचंद्र देव, होलियासल वीर बल्लभ, मदुरा वीर मंडप पांड्या। तो इसमें जो है आपका सही जो होगा वो वारंगल होगा, रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण विजय पर आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र था। यहाँ पे याद रखिएगा, ये देवगिरी का कौन था? रामचंद्र थे। रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद उनका पुत्र शंकर देव शासक बना। तेलंगाना में काकतीय वंश का शासन था। यहाँ का शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय था। इनकी राजधानी वारंगल थी।
और शेषन बिकम सही है, सुमिलित है, मतलब इसमें नहीं है। वारंगल में क्या हो जाएगा आपका? वरंगल इसमें आपका हो जाएगा प्रताप रुद्र देव द्वितीय, है ना, ये आपका सही नहीं है। 17 नंबर पे जाते हैं। निम्नलिखित को काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की से सही उत्तर का चयन कीजिए। मोहम्मद शाह, जहांदार शाह, आलमगीर, अहमद शाह। जहांदार शाह ये आपका फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, बी नंबर 1 नंबर पे आ जाएगा सबसे पहले कालानुक्रम के। फिर आपका आ जाएगा मोहम्मद शाह दूसरे पे, और आलमगीर आपका आ जाएगा, नहीं, फिर अहमद शाह ये तीसरे पे, ये चौथे पे आलमगीर। तो इसका जो विकल्प बी है वो सही होगा। तो अब नेक्स्ट पे जाते हैं, आधुनिक भारत पे। चलिए आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, धन्यवाद।